अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको अक्सर मोशन रहते हैं, दस्त रहते हैं या पेट में गैस रहती है और पेट बहुत हैवी रहता है, मोशन के साथ दर्द बढ़ती है या कम होती है, या बीच में आपके मोशन ठीक हो जाते हैं और आपको कब्ज़ हो जाती है, तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस की निशानी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आईबीएस के बारे में बताऊंगा कि इसकी वजह क्या होती है, इसके अलामात क्या हैं, इससे तशख़ीस कैसे करते हैं और इसके इलाज में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे इसका नाम भी जाहिर करता है कि इसमें जो आंत है वो हसास हो जाती है और उसकी वजह से उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो बहुत सारी अलामात का शिकार होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। इस बीमारी की कोई एक वजह नहीं है, इसमें बहुत सारे अवामिल हैं जो अपना रोल अदा करते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है इंटेस्टाइन की हाइपर सेंसिटिविटी यानी हसासियत। आंत जो है वो बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है, थोड़ी सी भी उसमें डिस्टेंशन होती है, फुलाव होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे दर्द शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे ये है कि आंत की जो हरकत है वो भी बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है और किसी वक्त आंत बहुत तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देती है और किसी वक्त उसकी हरकत बिल्कुल कम हो जाती है। इसके अलावा जो है कुछ किरदार यहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं आंत के अंदर उनका भी है। आईबीएस के जो मरीज़ होते हैं उनमें वो बैक्टीरिया मुख्तलिफ होते हैं सेहतमंद लोगों से। इसके अलावा एक जो टर्म है वो है ब्रेन गट एक्सेस। जो हमारा दिमाग है उसका साफ ज़ाहिर है ताल्लुक जो है वो आंत के साथ है, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। दिमाग के दो तीन ऐसे सिस्टम हैं, जैसे जिसे हम इसमें एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि बहुत अहम है। वो क्या करता है कि उसकी अगर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो वो भी आंत के साथ जो है उसमें तब्दीलियाँ ले आती है और उसकी वजह से जो आंत है वो एबनॉर्मल बिहेव करती है। अगर हम बायोप्सी करके देखें, जो हम आम तौर पर एंडोस्कोपी पे करते हैं, उसमें आंत बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है, जो आईबीएस के मरीज़ों में अक्सर ये देखा गया है। लेकिन उसका जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो कुछ अवामिल और हैं जो कि इसमें फर्दर जो है इसको बढ़ाते हैं, वो है स्ट्रेस। आम तौर पे जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, हसास तबीयत के मालिक होते हैं, उनमें भी आईबीएस का मर्ज ज़्यादा देखा गया है। ख़ास तौर पे बचपन में जैसे कुछ स्ट्रेसफुल माहौल होता है, वो लोग जिन्हें फ़िज़िकल अब्यूज़ होता है ख़ास तौर पे, उनमें भी आईबीएस जो है वो ज़्यादा देखने में आता है। इसके बाद कुछ रोल इन्फेक्शन का है। पोस्ट इन्फेक्शन जो है वो कभी कभी जो है वो आईबीएस भी लोगों को हो जाता है। इसके अलावा आमतौर पे कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है या सिंगल इन्फेक्शन नहीं है जो कि जो आईबीएस का उसकी वजह बने। इसकी अगर हम अलामात की बात करें तो जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, आम तौर पे दो मेजर चीज़ें हैं। एक है पेट का दर्द या डिस्कम्फर्ट और दूसरा है पखाने की जो उसमें फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ज़्यादा तादाद में आना, या उसकी जो फॉर्म है उसको चेंज होना, यानी कि या तो बहुत पतला पखाना आना या बहुत हार्ड पखाना आना। कुछ लोगों में क्या होता है कि पतले पखाने ही ज़्यादा लगते हैं, इसे हम कहते हैं आईबीएस डी यानी डायरिया डिपेंडेंट। कुछ लोग होते हैं जिनमें ज़्यादा कब्ज़ रहती है और कुछ वो लोग हैं जिनमें मिक्स होता है कि एक दिन डायरिया होता है, अगले दिन ही कब्ज़ हो जाती है। और इसके साथ पेट का दर्द जो है वो भी पखाना करने के साथ उसका आमतौर पे ताल्लुक़ होता है, या वो उससे बढ़ सकता है या उससे बेहतर हो सकता है। इसके अलावा पेट में उनके गैस ज़्यादा बनती है, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ें ज़्यादा आती हैं, उनका पेट हर वक्त फूला फूला सा रहता है। इसके अलावा उन लोगों में स्ट्रेस भी आमतौर पे और एंग्जाइटी डिप्रेशन भी ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा जो है इसमें कुछ लोग कुछ एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। उनमें भी ये अलामात जो है वो आईबीएस से अक्सर रिलेटेड ही होती हैं। इसमें आमतौर पे वज़न नहीं कम होता, भूख पेशेंट की जो है वो नॉर्मल रहती है, और एक ख़ास बात यह है कि जब मरीज़ सो जाता है उसको रात को दर्द के लिए आमतौर पे या वाशरूम के लिए नहीं उठना पड़ता, जो कि एक यूनिक आमतौर पे फैक्टर है जो कि देखा गया है इसमें आईबीएस में।
इसके बाद अगर मैं ये बात करूँ कि इसको तशख़ीस कैसे करते हैं, तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो हम कराएं और वो पॉजिटिव आए तो हम कहें कि ये IBS है, क्योंकि इसमें आंत नॉर्मल रहती है। तो अक्सर टेस्ट इसमें जो भी हम करते हैं आंत से मुतालिक, मैदे से मुतालिक, वो नॉर्मल होते हैं। मरीज़ में कोई खून की कमी नहीं होती और कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो इसको इसका इजहार करे। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा डायरिया रह रहा है तो बाकी हम चीज़ों को देखने के लिए, जैसे गंदम की एलर्जी तो नहीं है, या थायराइड का टेस्ट या इस तरह के टेस्ट जो है वो हम देख लेते हैं। कभी कभी हम सोजिश का टेस्ट भी करते हैं जो स्टूल में करते होते हैं, तो वो हम देखते हैं कि कहीं कोई और बीमारी ना हो। लेकिन कोई इसका अपना टेस्ट ऐसा नहीं है जो कि हम करें। आमतौर पे डॉक्टर भी जो है वो क्लिनिकल फीचर्स की बुनियाद पे, यानी कि अलामात और मुआयने की बुनियाद पे ही इसकी तशख़ीस करता है। और इसकी डायग्नोसिस के लिए आमतौर पे जो अलामात हैं उनका 6 महीने से शुरू होना कम अज़ कम लाजमी है, और पिछले 3 महीने से ये अलामात मुसलसल रह रही हों तो फिर ही हम IBS की आमतौर पे डायग्नोसिस करते हैं। इसके इलाज की बात करूं और इसकी मैं जो है वो प्रोग्नोसिस, यानी ये देखने के लिए कि ये डिज़ीज़ कितना कोई नुकसान पहुंचाती है, क्या इसकी पेचीदगियाँ होती हैं, तो इसकी अच्छी बात ये है कि ये डिज़ीज़ किसी और आगे बड़ी डिज़ीज़ में नहीं जाती, ना ही ये कैंसर का बायस बनती है, ना ही इससे कोई और मसला होता है। हाँ, ये है कि मरीज़ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, रोज़मर्रा की जो वो काम करता है, वो मुतासिर ज़रूर होते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें कोई ये ना तो ज़िंदगी कम करती है और ना ही कोई इस तरह की चीज़ में ये बढ़ती है। इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले इसके लिए एजुकेट करना है कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये कोई नुकसानदेह बीमारी नहीं है। इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जी हम कमज़ोर हो जाएंगे अगर हमें डायरिया रहेगा, लेकिन आम तौर पे इसमें ऐसा नहीं होता। ना तो ये वज़न कम करती है, ना ही इसमें किसी कोई ग़िज़ाई किल्लत होती है। तो इसको दूसरा जो चीज़ है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, आप चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो उसको कम करना है। रेगुलर एक्सरसाइज, कोई मेडिटेशन, योगा वगैरह, इन चीज़ों से बहुत बेहतरी होती है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है खुराक। डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसको बढ़ाती हैं। कुछ सब्जियां हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं। उसमें फिर ये होता है कि हम एडवाइस करते हैं कि आप अपनी फूड डायरी बनाएं, कि आप नोट डाउन करें कि आपने क्या खाया है, उससे आपकी अलामात कैसी रही हैं। जब आप ये 1-2 महीने तक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी खुराक है जो इसको बढ़ाती है, तो उससे भी जो है वो मरीज़ बेहतरी की तरफ आता है। उसके बाद कुछ फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस हैं, यानी कि कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें पेट दर्द की दवाई होती है। एक दो एंटीबायोटिक हैं जिनका रोल है इसमें, वो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। और इसके बाद जो है वो कुछ एंटी डायरियल्स होती हैं, यानी कि डायरिया को कम करने के लिए, या कब्ज़ कुशा दवाई होती है, वो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली इनके तो नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपने खुद से नहीं करना है, बल्कि ये डॉक्टर आपको देख के आपकी सारी जो तफसील है उसके बाद ही देता है। खुद से आपने दवाइयाँ नहीं लेनी हैं। इसके बाद अगर इनसे भी ठीक नहीं होता है मरीज़, तो फिर उसके बाद जो है वो कुछ एंटी डिप्रेसेंट का रोल भी इसमें आता है। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये बीमारी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा चल के कोई पेचीदगी का बायस बनेगी या कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम कर देगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन बीमारी है और ख़ास तौर पे यंग एज में ज़्यादा होती है। तो लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं कि ये बीमारी आगे चल के कोई बड़ा ख़तरा ना बन जाए। तो ये आमतौर पे बड़ा ख़तरा नहीं बनती और ये दवाइयों से कंट्रोल में रहती है। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसे भी कंट्रोल में रहती है। और आम तौर पे बहुत ज़्यादा लंबी अरसे के लिए दवाई भी इसमें नहीं चाहिए होती। उम्मीद है कि ये इससे आपको IBS के बारे में पता चला होगा। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।